हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम। हमको इंटरप्रेट करता आना चाहिए एनएमआर स्पेक्ट्रम को, तो हम वो देखने वाले हैं। पहला है नंबर ऑफ सिग्नल। ठीक है, मतलब पिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमको पता है प्रोटॉन जो होता है एब्जॉर्ब करता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और हमको इसकी वजह से क्या मिलता है, एक पिक मिलता है। बराबर। अब क्या होता है कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो होगा वो सेम नहीं होता, अलग अलग इन्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। प्रोटॉन का सेम केमिकल इन्वायरमेंट अगर हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और अगर डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट हो तो उसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH3, क्या है, दोनों का भी सेम केमिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, और कुछ ग्रुप अटैच है क्या इसमें, नहीं। अगर कुछ ग्रुप अटैच होता, यहाँ CH2X होता, तो इसका क्या होता, केमिकल इन्वायरमेंट अलग होता और इसका अलग होता, पर ऐसी कंडीशन नहीं है। दोनों की भी क्या है, केमिकल इन्वायरमेंट एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, अगर दोनों का भी क्या है, केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो हम उस प्रोटॉन को क्या बोलेंगे, इसमें दो CH3 दिख रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, मतलब ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन एब्जॉर्ब द सेम फ्रीक्वेंसी, ये दोनों भी सेम फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे और हमको एक सिंगल पिक मिलेगी इसकी वजह से। सो इसमें हम बोलेंगे कि ए टाइप और ए टाइप ये दोनों भी। तो ए टाइप है मतलब नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे CH3 CH2OH। ठीक है, तो हमको इसमें हमारा ये एक टाइप हो जाएगा प्रोटॉन का, ये दूसरा एक टाइप हो जाएगा और एक तीसरा टाइप हो जाएगा। ये तीनों प्रोटॉन अलग अलग इन्वायरमेंट में, तीनों प्रोटॉन अलग अलग इन्वायरमेंट में। ये CH3 CH2 के बाजू में, बराबर, और ये CH2OH के बाजू में। दोनों को, तीनों को भी, तीनों तीनों प्रोटॉन को अलग अलग केमिकल इन्वायरमेंट मिल रहा है। आइडेंटिकल है क्या, नहीं है। मतलब हमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन कितने मिलते हैं इसमें, 3, तो हमको सिग्नल भी कितने मिलेंगे, 3। फिर होता है हमारा, फिर होता है हमारे पास CH2 CH3, और यहाँ है हैलोजन ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग और इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग। सो टोटल कितने प्रोटॉन हमको डिफरेंट टाइप ऑफ मिल रहे हैं, 2, तो सिग्नल भी 2 मिलेंगे। सेम CH3 और ये हाइड्रोजन, यहाँ एक टाइप अलग है कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ CH3 है, तो दोनों दो हमको दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन मिल रहे हैं, तो 2 सिग्नल मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 और ये बेंजीन रिंग, टोलुइन है हमारे पास, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग और ये एंटायर ग्रुप का केमिकल इन्वायरमेंट अलग। तो हमको टोटल 2 नंबर ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन मिले, तो हमको सिग्नल भी 2 मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास BrCH2CH2Br। अगर हम देखें अच्छे से तो ये नथिंग बट सेम चीज रिपीट हुई है, मतलब केमिकल इन्वायरमेंट दोनों का कैसे सेम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, टाइप ऑफ प्रोटॉन 1, अगर टाइप ऑफ प्रोटॉन 1 है तो सिग्नल भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो सबसे पहला क्या होता है कि जब भी हमको एनएमआर निकालना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड के बारे में और उसके बारे में सोचेंगे कितने नंबर ऑफ सिग्नल, कितने नंबर ऑफ पिक ये दे पाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब हमको देखना है कि पोजीशन कहाँ रखना है। ठीक है, जनरली एनएमआर का सिग्नल जो होता है वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है, और हम यहाँ एक TMS यूज करते हैं आगे पढ़ने वाले, और उसके बाद में सिग्नल चालू होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन में रखना है इसको, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, हमको पता चला एक पिक देने वाला है, 2 पिक देने वाला है, पर हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। अब उसके बारे में देखते हैं। सो पोजीशन ऑफ सिग्नल, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय ऑल प्रोटॉन इज नॉट सेम। हर प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस करना अलग अलग होगा। इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में। अब हमको पता है जैसे हमारे पास CH3 है और ये OH है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये प्रोटॉन जो है ये ऑक्सीजन के बाजू में, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अराउंड दिस प्रोटॉन कुछ इफेक्ट करेगा। मतलब हमारे पास भले ही मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को रखते हैं, पर ऐसे निकाल के एक प्रोटॉन थोड़ी ना डाल सकते हैं, इतनी माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं है हमारी, हम तो सीधा कंपाउंड ही डालेंगे। अब कंपाउंड अगर सीधा के सीधा हम डालेंगे तो प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का और ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट का उस प्रोटॉन पे कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन अराउंड द प्रोटॉन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि
खुद का जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो भी तो रोटेट हो रहा है। वो अगर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो भी क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने न्यूक्लियस को ऑलरेडी प्लेस किया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक तो सपोर्ट करेगी या फिर अपोज करेगी एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो दो कंडीशन पॉसिबल है। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, सो क्या होगा, इफेक्टिव फील्ड एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन डिक्रीजेस। तो प्रोटॉन कम फील्ड एक्सपीरियंस कर पाएगा। हमने क्या किया है, मैग्नेट में यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना ज्यादा हेवी हो गया है कि वो प्रोटॉन तक ना इनकी फील्ड ही आने नहीं दे रहा है। तो ये प्रोटॉन कम, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो कम एक्सपीरियंस करेगी, बराबर। और इसके लिए और हमको क्या करना है, इसको रोटेट तो करना है, तो हमें क्या कर लगेगा, ज्यादा अप्लाइड फील्ड लगेगा फॉर द प्रोटॉन एक्साइटेशन टू हायर लेवल। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोटॉन जो होगा एब्जॉर्ब करेगा अप फील्ड, और यहाँ क्या हो रहा है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, शील्डिंग हो रही है, कंप्लीट कवर अप हो गया इलेक्ट्रॉन से। सो जब शील्डिंग होगी तब हमको क्या मिलेगा, अप फील्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, अप फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ इंड्यूस फील्ड इज सपोर्टेड बाय अप्लाइड फील्ड। अगर इतना भी पावरफुल नहीं है वो, ठीक है, इंड्यूस फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन की फील्ड सपोर्ट कर रही है कि ठीक है हम इस डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को भी इनहेंस करेगा, प्रोटॉन को हेल्प करेगा। सो इसमें क्या हो जाएगा, डी शील्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर डी शील्डिंग है तो एब्सॉर्ब द स्मॉलेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या शो करता है, डाउन फील्ड। ठीक है, सो डी शील्डिंग जो होगा वो डाउन फील्ड शो करता है, और हमारा शील्डिंग जो है वो अप फील्ड शो करता है। अब shifting in the position of NMR signal due to the shielding and de-shielding is called as a chemical shift। तो केमिकल शिफ्ट वर्ड अपन ने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है कि एनएमआर सिग्नल की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, किसकी वजह से, शील्डिंग या डिशील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ठीक है, टू इंक्रीज द केमिकल शिफ्ट रेफरेंस टीएमएस टेट्रामिथिल सिलेन इज यूज। ठीक है, सो केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस भी यूज करते हैं, दैट इज टीएमएस, टेट्रामिथिल सिलेन। केमिकल शिफ्ट एक्सपीरियंस इन द पार्ट पर मिलियन, दैट इज पीपीएम। हम केमिकल शिफ्ट को मेजर करते हैं, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं, पार्ट पर मिलियन में। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पीपीएम विच इज इक्वल टू डेल्टा न्यू, दैट इज सेपरेशन ऑफ टीएमएस सिग्नल, multiply with 10 to the power 6, divide by frequency, oscillatory frequency. Most of the organic compound resonate at a lower frequency than TMS. So most of the organic compound जो होते हैं, ठीक है, वो TMS से कम frequency में ही आ जाते हैं। Hence delta scale increase in the lower field। तो delta scale जो होगी, ठीक है, ये delta की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है इन द लोअर फील्ड। ठीक है, लोअर फील्ड में क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होती है। अनदर स्केल कॉल्ड एज द टी स्केल इंक्रीज इन द हायर फील्ड। तो ये दोनों भी हमको देखने को मिल रहे हैं, कैसे, अपोजिट है। ठीक है, इस साइड में क्या बढ़ रहा है और ये इस साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, और टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा होता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी है टीएमएस पीक है, और ये अप फील्ड है मतलब शील्डेड, और ये डाउन फील्ड है मतलब डिशील्डेड। तो जब हमारे मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को डिशील्ड करेंगे, तो हम उसको इस रेंज में पुट करेंगे, और कुछ सपोर्ट करने वाले जो होंगे वो हम उसको इस रेंज में पुट करेंगे, बराबर। अब नेक्स्ट है कि हम टीएमएस क्यों यूज करते हैं। ठीक है, so TMS has been selected as a standard in NMR spectroscopy due to 4 important properties। अब 4 important properties होती है जिसकी वजह से हम TMS यूज करते हैं। पहला है, TMS has a molecular formula CH3/4Si which has 12 equivalent proton। हम देख सकते हैं टोटल कितने प्रोटॉन है इसके पास, 12। They resonate at the same frequency and so the sharp signal peak is obtained with the small amount of TMS। अब सबका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो हमको एक शार्प सिग्नल पिक मिलती है इसकी वजह से। ठीक है, इट एब्जॉर्ब द हायर फील्ड एज कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
और क्या है कि ये सबसे हायर पीक क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अदर केमिकल कंपाउंड से। हेंस स्केल सिलेक्शन बिकम इजियर। तो हमको पता है कि टीएमएस जो होगा वो ये यहाँ प्रेजेंट होगा और उससे हमको स्टार्ट करना है। इट डिजोल्व इजीली इन द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में इजीली डिजोल्व होता है। दे आर हाईली वोलेटाइल, सो कैन बी रिमूव इजीली फ्रॉम द सैंपल आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रा। तो हम हमारे सैंपल के साथ टीएमएस मिक्स करते हैं और इतना इजीली वोलेटाइल होता है कि इसको बहुत दिक्कत नहीं होती हमको सेपरेट करने के लिए, निकल जाता है इजीली। तो हमको हमारा ओरिजिनल कंपाउंड भी मिल जाता है, मतलब सिग्नल भी मिलेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी पता चल गया, और हम इजीली रिमूव भी कर रहे हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं होती हमारे ओरिजिनल कंपाउंड को। अब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, जैसे हमको इतना तो पता चला कि पिक जो होगा कहाँ प्लेस करना है, शील्डिंग, डीशील्डिंग और शिफ्टिंग भी क्यों होती है, ये भी समझ गया। अब कौन कौन से फैक्टर इस पिक को, पोजीशन ऑफ पिक को अफेक्ट करते हैं ये देखते हैं। सो पहला होता है टाइप ऑफ प्रोटॉन। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी प्रोटॉन, ठीक है, रेजोनेट एट द हायर फील्ड, दैट इज हायर फील्ड मतलब डेल्टा की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, लो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये CH3 है, प्राइमरी प्रोटॉन है 0.9, वाइल टर्शरी प्रोटॉन CH, टर्शरी प्रोटॉन एट द लोअर फील्ड मतलब डेल्टा की वैल्यू कैसे आएगी, इसकी ज्यादा आएगी, ये हो जाएगा हमारा 1.2। और ये एज कंपेयर टू द सेकेंडरी प्रोटॉन, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो किसकी ज्यादा आएगी, प्राइमरी की, बाद में सेकेंडरी, बाद में टर्शरी, ठीक है। मतलब अब जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ में 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे CH3, फिर यहाँ CH2 और यहाँ हो जाएगा हमारा CH, मतलब प्राइम टर्शरी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट, इफ इलेक्ट्रॉन with electron withdrawing group that is I minus is present near the proton, जैसे Cl है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cl2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cl3 और ज्यादा हेवी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इट पुल द इलेक्ट्रॉन देयर बाय शील्डिंग द प्रोटॉन। तो ये क्या करता है, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को डीशील्ड कर देते हैं, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे। तो पूरा इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींच रहे हैं तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डीशील्ड हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, हमको लो फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस होगा, मतलब डेल्टा की वैल्यू कैसी आ जाएगी, हाई आ जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड है अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द मॉलिक्यूल कंटेंट पाई बॉन्ड। अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, जब हमको पाई क्लाउड देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब ये वाला, ये हमको पाई क्लाउड बेंजीन में दिख रहा है, पाई क्लाउड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पूरा पाई क्लाउड से बना है, ठीक है। तो अनआइसोट्रोपिक कब मिलता है, जब हमको पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट इट्स ओन फील्ड रिलेटिव टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये खुद अपनी एक फील्ड तैयार करता है और प्रोटॉन को क्या करता है, डीशील्ड करता है। दिस लोकल फील्ड हैज डिफरेंट इफेक्ट एट द डिफरेंट लोकेशन, hence its effect is called as the anisotropic effect. If the proton come in the shielding region of this field, they resonate at the higher frequency. If they are deshielding region, they resonate at a low frequency, ठीक है। For example, benzene proton are deshielded due to the anisotropic effect. So anisotropic effect की वजह से वो shielding deshielding करता है, तो हमको इसका भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, कौन से टाइप ऑफ प्रोटॉन है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमको जो पोजीशन है वो हमको अलग अलग मिलेगी, यहाँ हमारे पिक पे क्या होगा, इफेक्ट होगा इसका। लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी क्या होता है, हमारा हमको फर्क पड़ता है। इफ प्रोटॉन इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर प्रोटॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अराउंड द प्रोटॉन। सच ए प्रोटॉन रेजोनेट एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल दैट इज OH, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हमको क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। अब इसकी रेंज है 4 to 5 ppm। अगर कोई कंपाउंड हमको दिया होगा CH3/OH, ठीक है, और हम ग्राफ बनाएंगे हमारा, यहाँ तो हम TMS लिखेंगे, उसके बाद में ये प्रोटॉन लिखेंगे हम,
1.5 ऑलरेडी देखा था हमने, और OH की पीक आ जाएगी यहाँ 4.5 में, ठीक है। The OH proton is involved in the intermolecular hydrogen bonding। तो ये क्या करता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। When it diluted with the aprotic solvent, very dilute solution of alcohol resonate about the 1 ppm due to removal of hydrogen bonding. This property can be used to distinguish between the intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding is not affected by the dilution, but intermolecular hydrogen bonding break the dilution and also NMR signal gets shifted, ठीक है। सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो वो सिग्नल को शिफ्ट करेगा, इंट्रामोलिकुलर हो रही है तो वो सिग्नल को शिफ्ट नहीं करेगा। तो कौन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसके वजह से भी अपने सिग्नल को क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। सो ये 4 पॉइंट थे जिसकी वजह से क्या होता है, हमको हमारे सिग्नल को अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ पिक। पिक की इंटेंसिटी कितनी रहेगी, ये कैसे पता करते हैं। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन दैट ग्रुप, कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन उस ग्रुप में, उससे हमें पता चलेगा कितनी इंटेंसिटी करनी है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 OH। अब इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 3। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 2। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 1। सो भले ही सिग्नल इसका थोड़ा दूर आएगा, ये तो हमको पोजीशन, ये तो पोजीशन का पार्ट है, पर कितना लॉन्ग करना है, कितनी पीक लंबी करनी है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, कितनी पीक लंबी करनी है, मतलब क्या, इंटेंसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। जब हम ये वाला देखते हैं CH3, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, तो इसकी पिक सबसे ऊंची आएगी। अगर ये 2 है तो इसकी पिक थोड़ा सा नीचे आएगी, और ये H है तो इसकी पिक थोड़ी सी और छोटी आएगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, वो उससे डिसाइड होता है इंटेंसिटी कितनी करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, ठीक है। अब स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल को ही हम स्पिन स्पिन कपलिंग भी बोलते हैं। क्या होता है कि इफ टू नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट बोला मतलब केमिकल इन्वायरमेंट सेम नहीं होना चाहिए, प्रोटॉन आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। अब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट है, दे अफेक्ट द सिग्नल ऑफ ईच अदर। तो क्या होता है कि एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं इनके सिग्नल। ईच ऑफ प्रोटॉन जनरेट इट्स ओन फील्ड इन और अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हर प्रोटॉन क्या करेगा, जनरेट करेगा खुद की फील्ड, एक तो वो अलाइन करेगी या अपोजिट रहेगी मैग्नेटिक फील्ड से। ड्यू टू दिस ईच ऑफ सिग्नल स्प्लिट इनटू द मल्टीपल। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल, हमने बोला ना कि CH3 का एक सिग्नल, CH2 का एक, OH का एक, ऐसे एक सिग्नल भी क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। ये एक्चुअली ऐसे से रहते हैं, स्प्लिटिंग होती है इनमें। दिस इज कॉल्ड एज स्पिन स्पिन कपलिंग और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। और इसी को क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब देखते कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 Br और 1 Br है। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि दोनों का भी केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग है। अगर केमिकल इन्वायरमेंट अलग है मतलब दोनों भी कैसे, नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर दोनों नॉन इक्विवेलेंट तो प्रोटॉन को, इसको A टाइप बोल देते और इन दोनों को B टाइप बोल देते। अब ये जो HA है, इसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है, ये, ठीक है। और हाँ, अब हमको क्या करना है कि हमको निकालने की स्प्लिटिंग कितनी होगी, किसकी, HA की। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है N+1। अब N मतलब बाजू वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2। 2 + 1 कितना, 3। मतलब हमको ये HA जो होगा वो ट्रिपलेट देगा। क्या देगा, ट्रिपलेट। मतलब ये जो सिंगल पिक थी एक्चुअली वो क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। अब ट्रिपलेट में भी क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि ट्रिपलेट आ रहा है तो उसका रेशियो भी कैसे होता है, 1:2:1। ये एक पास्कल रूल होता है, उससे निकालते हैं। अब 1:2:1 मतलब क्या, कि पहले एक छोटा सिग्नल, फिर बड़ा सिग्नल, और फिर एक छोटा सिग्नल। ये होता है हमारा ट्रिपलेट। मतलब ये सिंगल पिक भी एक्चुअली जूम करने के बाद कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला कार्बन। अब ये वाले कार्बन में
अब ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इस पे ये 2 प्रोटॉन है, इसका एडजेसेंट कार्बन ये है, इस पे ये प्रोटॉन है, मतलब ये प्रोटॉन पे इसका इफेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको एच बी निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बाजू वाले कार्बन में, एक ही है। सो n+1 मतलब 1+1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब डबलेट होता है तो पास्कल रूल के अकॉर्डिंग रेशो 1:1 होता है। तो इसमें एच बी जो होगा वो हमको सिग्नल ऐसे ऐसे देगा, 1:1 मतलब सेम हाइट का, ठीक है। तो ये हम हमारे क्या हो जाएंगे, पीक हो जाएंगे, हमको इस टाइप की स्प्लिटिंग मिलती है। तो ये स्प्लिटिंग आजू बाजू के एडिशन कार्बन के इफेक्ट की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से होती है स्प्लिटिंग, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। अब Cl CH2 Cl है, गौर से देखें तो दोनों का भी क्या है, केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। नॉन इक्विवेलेंट है कि ये, नहीं इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट होंगे तो चुपचाप हमको एक ही पीक मिलेगी, कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। नॉन इक्विवेलेंट में ही स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड में जैसे OH हो प्रेजेंट, COOH हो या अल्डिहाइड हो, तो इनमें भी हमको स्प्लिटिंग नहीं दिखानी। जैसे हमारे पास CH3 है, CH2 है, OH है, ठीक है, इथिल अल्कोहल है। तो ये CH3 जो होगा ये क्या करेगा, बाजू वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो n+1 वाला रूल लगाएगा, तो 2+1 ट्रिपलेट मतलब 2:1, ये वाला रूल से अपने को मिल जाएगा। सेकेंड ये वाला जो है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3+1 4, क्वाड्रेट आ जाएगा। सो क्वाड्रेट का रेशियो होता है पास्कल रूल के अकॉर्डिंग 1:3:3:1, मतलब 1, ये 3, ये 3 और ये 1, ऐसे आ जाएगा पिक। पर ये हाइड्रोजन जो होगा ये इसका कार्बन काउंट नहीं करेगा। OH COOH या कोई भी फंक्शनल ग्रुप में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वो चुपचाप हमको एक ही सिग्नल देगा, इसमें स्प्लिटिंग नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक रूल थे स्प्लिटिंग के भी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कपलिंग कांस्टेंट। अब कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, ड्यू टू कपलिंग एडजेसेंट प्रोटॉन द NMR सिग्नल स्प्लिट इनटू मल्टीपल। हमने देखा है कि कपलिंग की वजह से क्या होता है कि सिग्नल जो है वो स्प्लिट होता है बहुत सारे मल्टीपल में। द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट पीक इन मल्टीपल इज कॉल्ड एज द कपलिंग कांस्टेंट। तो ये जो हमको स्प्लिटिंग दिख रही है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन हो रहा है, उसको ही बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय J और हम इसे मेजर करते हैं हर्ट्ज में। J value is exactly same in case of proton which couple with each other। तो J की वैल्यू क्या होती है, दोनों के लिए कैसी होगी, एक दूसरे के साथ जो कपल करते हैं इन दोनों की J की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। द वैल्यू ऑफ J इज इंडिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस पे J की वैल्यू डिपेंड नहीं रहती। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कपलिंग कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन doublet and two different peak given by non-equivalent proton। For example, ethyl chloride, 2 peak split as follows, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन कौन से सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो सॉल्वेंट शुड नॉट कंटेन द प्रोटॉन, एक तो प्रोटॉन होने नहीं चाहिए उसमें, अदरवाइज इट विल शो द पिक। सो प्रोटॉन नहीं होने चाहिए, ये तो पहला रूल है। अब कौन कौन से सॉल्वेंट यूज कर सकते, तो कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर सकते हैं, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं, ड्यूटेरियम बेंजीन यूज कर सकते हैं, ड्यूटेरिनेट एसीटोन यूज कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ हैं इनके नाम जो हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं।